नहीं कि तुम्हें पहले से कुछ आता है, इसका रिवीजन करेंगे। इस पेज में दो चीज़ें हैं, इक्विवेलेंट मास और ग्राम इक्विवेलेंट। पहले इक्विवेलेंट मास समझता है। इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए एक फॉर्मूला दिया है, E बराबर m बटा n फैक्टर। यहाँ m का मतलब मोलर मास है और n फैक्टर को हम ना फैक्टर भी कहते हैं। ये क्या होता है? एसिड में जितने H प्लस आयंस निकलते हैं वही उसका n फैक्टर है। बेस में जितने OH माइनस निकलते हैं वही n फैक्टर होता है। आयन के लिए उसका चार्ज और एलिमेंट के लिए उसकी वैलेंसी ही n फैक्टर होती है। अब ग्राम इक्विवेलेंट देखो। ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के तीन आसान तरीके हैं। 1 वजन बटा इक्विवेलेंट मास, 2 वजन बटा मोलर मास गुणा n फैक्टर, 3 मोल्स गुणा n फैक्टर। अब नॉर्मेलिटी पर आते हैं। नॉर्मेलिटी का मतलब है 1 लीटर सोल्यूशन में सल्यूट के कितने ग्राम इक्विवेलेंट्स खुले हैं। फॉर्मूला n बराबर g.eq बटा v लीटर्स, या फिर m बराबर वजन बटा इक्विवेलेंट मास गुणा v लीटर्स। इसकी यूनिट होती है g.eq पर लीटर, जिसे शॉर्ट में n नॉर्मल लिखते हैं। एग्जाम्पल, अगर बॉटल पर लिखा है 10 NaHCl तो मतलब 1 लीटर सोल्यूशन में HCl के 10 ग्राम इक्विवेलेंट्स घुले हुए हैं। अब रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी, ये धीरे धीरे डिराइव करते हैं, लेकिन रूल याद रखो, ना मा n, मतलब n बराबर m गुना n फैक्टर। और लास्ट में ग्राम इक्विवेलेंट के सारे फार्मूला का एक मास्टर ट्रिक, WE वा n, वो में n, मा n, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में देखकर सही लगाओ। अब एक छोटा सा सवाल, अगर मेरे पास 1 लीटर की बोतल है जिस पर 5n लिखा है तो उसमें कितने ग्राम इक्विवेलेंट्स होंगे? लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। इस लाइन का मतलब है कि जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो रिएक्टेंट्स के मोल्स अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ग्राम इक्विवेलेंस की बात करें तो जितने ग्राम इक्विवेलेंस रिएक्ट करेंगे उतने ही प्रोडक्ट्स में मिलेंगे। इसीलिए लिखा है G.eq of A reacted equal G.eq of B reacted equal G.eq of C produced equal G.eq of D produced। यही इस लॉ का सबसे बड़ा रिजल्ट है। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में यही रिलेशन बार बार यूज होता है। अब लिमिटिंग रिएजेंट देखते हैं। पेज में लिखा है जिस रिएक्टेंट के ग्राम इक्विवेलेंस सबसे कम होंगे वही LR होगा और आगे की पूरी कैलकुलेशन उसी पर चलेगी। अगली लाइन, एक्सेस लेफ्ट ओवर रिएजेंट। फॉर्मूला दिया है G.eq एक्सेस लेफ्ट इक्वल ज्यादा वाले G.eq माइनस कम वाले LR G.eq। यानी जो रिएक्टेंट ज्यादा मात्रा में था उसका बचा हुआ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए उसमें से लिमिटिंग रिएजेंट का ग्राम इक्विवेलेंट डाल देते हैं। अब पेज 10 और 11 की बात करते हैं। सबसे पहले एडवांटेज लिखा है। पेज कहता है इस लॉ से हमें किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की टेंशन नहीं होती। जैसे N2 प्लस H2EQ NHEQ में सीधे ग्राम इक्विवेलेंट मेथड लगाकर बोल सकते हैं G.eq of N2 equal G.eq of H2 equal G.eq of NHEQ। यही इस लॉ का एप्लीकेशन है। अब अगला टॉपिक, आयनिक कॉम्पाउंड्स A डॉट B डॉट। पेज में दिया है G.eq of A डॉट B डॉट इक्वल ऑफ कैटायन A डॉट या इक्वल G.eq एनायन B डॉट X। इसके बाद इक्विवेलेंट मास का रिलेशन दिया है, A डॉट EQ पर A कैटायन A डॉट एनायन। फिर सर की एक इम्पॉर्टेंट इंसाइट, अगर 1 मोल CaCl टूटता है तो आयन मोल CaCl.1 और मोल Cl बनते हैं। यहाँ मोल्स अलग अलग हैं, लेकिन ग्राम इक्विवेलेंस के केस में 1 G.eq CaCl2 से बिल्कुल 1 G.eq CaCl.1 और 1 G.eq Cl2 ही मिलेंगे। यही लॉ ऑफ इक्विवेलेंस की खूबी है। अंत में पेज 12 लिमिटिंग रिएजेंट को समझाने के लिए बॉयज, गर्ल्स और मैरिजेस वाली एनालॉजी दी है। आइडिया ये है कि अगर 10 लड़के और 8 लड़कियां हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 8 शादियां ही हो सकती हैं, जो कि कम संख्या वाली कैटेगरी लिमिट कर देती है। इसी तरह केमिकल रिएक्शन में जिस रिएक्टेंट के ग्राम इक्विवेलेंट सबसे कम होते हैं वही लिमिटिंग रिएजेंट होता है और वही तय करता है कि रिएक्शन कितना आगे तक जाएगा। बाकी रिएजेंट अगर ज़्यादा है तो वो बच जाएगा।
इसी वजह से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में सबसे पहले ग्राम इक्विवेलेंस निकालकर लिमिटिंग रिएजेंट पहचाना जाता है। समझ आया? Precipitation of AgCl. Question here, 5.85 ग्राम NaCl सॉल्यूशन में 3.4 ग्राम AgNOE मिलाने पर कितना AgCl प्रेसिपिटेट बनेगा? सॉल्यूशन में सबसे पहले मोलर मैसेज लिखे हैं। AgNOE इक्वल 170 ग्राम मोल और NaCl इक्वल 58.5 ग्राम मोल। अगली लाइन, ग्राम इक्विवेलेंस कैलकुलेशन। G dot EQ of AgNOE equal 3.4 by 170 equals 0.02. उसके बाद G dot EQ of NaCl equal 5.85 by 58.5 equals 0.1. क्योंकि 0.02 छोटा है 0.1 से, इसलिए AgNOE लिमिटिंग रिएजेंट है। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस से बनने वाले AgCl का ग्राम इक्विवेलेंट भी 0.02 होगा। वेट के लिए इक्विवेलेंट वेट ऑफ AgCl लिया है 143.5, 108 प्लस 35.5। फिर वेट निकाला है 0.02 बाई 143.5 इक्वल 2.87 ग्राम, यानी ऑप्शन 3 सही है। अब मैं पेज 18, 19 और 20 को भी लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड तुम्हारे कंटेंट के क्रम में पढ़ाऊंगा। भेज दो। ठीक है, मैं देख रहा हूँ। हाँ, सही कहा तुमने। पहले ही पेज 17, 18, 19 ए और 21 एक ही पोर्शन में दे दिया। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिक्सचर्स, सिस्टम लॉजिक। केस ए, रिएक्टिंग सॉल्यूशंस, नेचर डिफरेंट, एसिड प्लस बेस। यहाँ टग ऑफ वॉर होता है, दोनों आपस में रिएक्ट करके एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। अगली लाइन, G dot EQ left equal G dot EQ of acid minus G dot EQ of base, यानी रिएक्शन के बाद जितना ग्राम इक्विवेलेंट बचेगा वो एसिड और बेस के ग्राम इक्विवेलेंट्स के डिफरेंस के बराबर होगा। अगर एसिड बचा तो सॉल्यूशन एसिडिक होगा, HP बचेगा। अगर बेस बचा तो बेसिक होगा, A dot EQ बचेगा। अगली लाइन, फाइनल नॉर्मेलिटी N equal G dot EQ left by total volume। अब केस पी, नॉन रिएक्टिंग सॉल्यूशंस, नेचर सेम, एसिड प्लस एसिड, बेस प्लस बेस। यहाँ रिएक्शन नहीं होगी, इसलिए ग्राम इक्विवेलेंट सीधे ऐड हो जाएंगे। अगली लाइन, टोटल G डॉट EQ बाई G डॉट EQ2। अब पेज 20 का सॉल्व्ड क्वेश्चन। 2L of 1m KOH को 1L of 1m HCl के साथ मिलाया जाता है। फाइनल नॉर्मेलिटी और नेचर बताओ। सॉल्यूशन, KOH का ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल V बाय M बाय N फैक्टर इक्वल 2 बाय 1 बाय 1 इक्वल 2। HCl का ग्राम इक्विवेलेंट 1 बाय 1 बाय 1 इक्वल 1। बेस का ग्राम इक्विवेलेंट ज़्यादा है, इसलिए नेचर बेसिक होगी। बचा हुआ ग्राम इक्विवेलेंट 2 माइनस 1 इक्वल 1। टोटल वॉल्यूम 3 लीटर। फाइनल नॉर्मेलिटी इक्वल T का थर्ड N, यानी अंतिम उत्तर है नेचर बेसिक, फाइनल नॉर्मेलिटी T के थर्ड N। यही था इसी पोर्शन का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। अप्रोच और कॉन्सेप्ट। स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन में सबसे पहले मोलर मैसेज लिखे हैं, फिर ग्राम इक्विवेलेंस निकाले गए हैं और लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगाया गया है। वेट ऑफ AgCl निकाला गया है और फाइनल आंसर दिया है 2.87 ग्राम, इसीलिए ऑप्शन 3 सही है। अब पेज 18 देखते हैं। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिक्सचर्स, केस ए, रिएक्टिंग सॉल्यूशंस, एसिड प्लस बेस। यहाँ टग ऑफ वॉर होता है, दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे। अगली लाइन जो फॉर्मूला देती है, G डॉट EQ लेफ्ट इक्वल G डॉट EQ ऑफ एसिड माइनस G डॉट EQ ऑफ बेस। इसके बाद लिखा है अगर एसिड बचा तो सॉल्यूशन एसिडिक होगा, HP बचेगा। अगर बेस बचा तो बेसिक होगा, OHP बचेगा। फिर अगली लाइन, फाइनल नॉर्मेलिटी N इक्वल G डॉट EQ लेफ्ट बाय टोटल वॉल्यूम। मिस बी भी बताता हूँ, नॉन रिएक्टिंग सॉल्यूशंस, एसिड एसिड या बेस बेस, यहाँ रिएक्शन नहीं होगी, इसलिए ग्राम इक्विवेलेंट सीधा ऐड हो जाएंगे। टोटल G डॉट EQ बाय G डॉट EQ1 प्लस G डॉट EQ2। अब पेज 20 का सॉल्व्ड क्वेश्चन लेते हैं। 2L ऑफ 1 KOH को 1L ऑफ 1M को देखो,
नल एंड AgNO3 रिएक्ट करके AgCl का प्रेसिपिटेट बनाते हैं और साथ में NaNO3 बनता है। क्वेश्चन सिर्फ ये पूछ रहा है AgCl कितना बनेगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है लिमिटिंग रिएजेंट ढूंढना। बिना लिमिटिंग रिएजेंट के तुम डायरेक्टली प्रोडक्ट नहीं निकाल सकते। गिवन है AgNO3 का वेट 3.4 ग्राम और NaCl का वेट 5.85 ग्राम, लेकिन हमें वेट से ज़्यादा ग्राम इक्विवेलेंट से मतलब है, तो अब हम इक्विवेलेंट मास निकालेंगे। AgNO3 का मोलर मास देखो 108 + 14 + 48 जो टोटल होता है 170। NaCl का होता है 23 + 35.5 यानी 58.5। दोनों का n फैक्टर 1 है, इसलिए मोलर मास ही इक्विवेलेंट मास होगा। अब ग्राम इक्विवेलेंट निकालते हैं। AgNO3 के लिए 3.4 डिवाइडेड बाय 170 जो होता है 0.02। नाजिल के लिए 5.85 डिवाइडेड बाय 58.5 जो होता है 0.1। अब छोटा वैल्यू डिसाइड करेगा लिमिटिंग रिएजेंट। 0.02 AgNO3 का है, तो AgNO3 ही लिमिटिंग रिएजेंट होगा। इसका मतलब AgCl उतना ही बनेगा जितना AgNO3 अलाउ करेगा। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगाते हैं। G को ऑफ AgCl बनेगा उतना ही जितना लिमिटिंग रिएजेंट रिएक्ट करेगा। तो 0.02 G को ऑफ AgCl। AgCl का इक्विवेलेंट मास होगा 108 + 35.5 यानी 143.5। अब वेट निकालने के लिए वही फॉर्मूला G = weight upon equal mass, so weight of AgCl = 143.5 into 3.4 divided by 170 जो आता है 2.87 ग्राम। तो फाइनल आंसर है 2.87 ग्राम, ऑप्शन 3। और बस याद रखना ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा लिमिटिंग रिएजेंट पहले आइडेंटिफाई करो, फिर लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगाओ। ये पैटर्न बहुत क्वेश्चंस पे रिपीट होता है। मिक्सचर्स के कॉन्सेंट्रेशन के बारे में है। सेम नेचर सॉल्यूशंस। सेम नेचर का मतलब होता है एसिड प्लस एसिड या बेस प्लस बेस या सॉल्ट प्लस सॉल्ट। इन सब में कोई न्यूट्रलाइजेशन या केमिकल रिएक्शन नहीं होती, सिर्फ मिक्सिंग होती है। तो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि सिर्फ कॉमन आयन के ग्राम इक्विवेलेंस को ऐड करना होता है, कोई रिएक्शन नहीं, सिर्फ एडिशन। अब आते हैं फॉर्मूलाज पर। फॉर्मूला 1 सिंपल है, टोटल ग्राम इक्विवेलेंस इक्वल्स पहले सोल्यूशन के ग्राम इक्विवेलेंस प्लस दूसरे सोल्यूशन के ग्राम इक्विवेलेंस। जैसे अगर पहले में 0.2 G है और दूसरे में 0.5, दोनों को जोड़ दो बस। अब फॉर्मूला 2 फाइनल नॉर्मेलिटी के लिए है। फाइनल नॉर्मेलिटी इक्वल्स टोटल ग्राम इक्विवेलेंस डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम इन लीटर्स, यानी ऊपर टोटल GQ और नीचे टोटल वॉल्यूम। वॉल्यूम हमेशा लीटर में लेना वरना मिस्टेक हो जाएगी। फॉर्मूला 3 में हम नॉर्मेलिटी से मोलारिटी निकालते हैं। फाइनल मोलारिटी इक्वल्स फाइनल नॉर्मेलिटी डिवाइडेड बाय n फैक्टर ऑफ कॉमन आयन। मतलब जब नॉर्मेलिटी मिल गई हो और तुम्हें मोलारिटी चाहिए तो सिंपली n फैक्टर से डिवाइड कर दो। यहाँ भी फोकस कॉमन आयन पर ही है। सर की स्पेशल एडवाइस याद रखना, अलग अलग मिक्सिंग कंडीशंस के लिए ढेर सारे फॉर्मूलाज याद करने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ ये समझ लो कि कॉमन आयन के ग्राम इक्विवेलेंस ऐड होते हैं और वॉल्यूम चेंज होता है। ये समझ आ गया तो फॉर्मूलाज खुद ब खुद याद रह जाएंगे। क्वेश्चन समझते हैं। दिया है 2 लीटर ऑफ 1m HCl और 4 लीटर ऑफ 2n H2SO4। इनको मिक्स करने के बाद मिक्सचर में H+ की मोलारिटी निकालनी है। सबसे पहले कॉन्सेप्ट, दोनों एसिड्स हैं, एसिड प्लस एसिड मतलब कोई न्यूट्रलाइजेशन नहीं होगी। यहाँ सिर्फ कॉमन आयन जो कि H+ है उसके ग्राम इक्विवेलेंस ऐड होंगे। अब एक इम्पॉर्टेंट बात, HCl की मोलारिटी दी हुई है लेकिन H2SO4 की नॉर्मेलिटी दी हुई है। तो पहला स्टेप, HCl से H+ के ग्राम इक्विवेलेंस निकालते हैं। फॉर्मूला है वॉल्यूम इंटू मोलारिटी इंटू n फैक्टर। n फैक्टर ऑफ HCl = 1 होता है क्योंकि एक ही H+ देता है। तो 2 × 1 × 1 = 2 ग्राम इक्विवेलेंस H+। अब दूसरा स्टेप, H2SO4 के लिए नॉर्मेलिटी दी है तो n फैक्टर ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है, इसलिए दोबारा मल्टीप्लाई नहीं करते। फॉर्मूला होगा वॉल्यूम इंटू नॉर्मेलिटी, मतलब 4 × 2 = 8 ग्राम इक्विवेलेंस H+। अब टोटल ग्राम इक्विवेलेंस होंगे 2 + 8 यानी 10। टोटल वॉल्यूम होगा 2 + 4 यानी 6 लीटर। अब फाइनल नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला लगाते हैं, टोटल ग्राम इक्विवेलेंस डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, तो 10/6 n आएगा। लेकिन क्वेश्चन ने मोलारिटी पूछी है, नॉर्मेलिटी नहीं, तो अब फॉर्मूला लगाएंगे मोलारिटी इक्वल्स नॉर्मेलिटी डिवाइडेड बाय n फैक्टर।
एच प्लस का एन फैक्टर 1 होता है, तो 10/6 डिवाइडेड बाय 1, फाइनल आंसर होता है 10/6m। यही इसका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन समझते हैं। दिया है 2 लीटर ऑफ 1m HCl और 4 लीटर ऑफ 2n H2SO4। इनको मिक्स करने के बाद मिक्सचर में H प्लस की मोलारिटी निकालनी है। सबसे पहले कॉन्सेप्ट, दोनों एसिड्स हैं, एसिड प्लस एसिड मतलब कोई न्यूट्रलाइजेशन नहीं होगी। यहाँ सिर्फ कॉमन आयन जो कि H प्लस है उसके ग्राम इक्विवेलेंट्स ऐड होंगे। अब एक इम्पॉर्टेंट बात, HCl की मोलारिटी दी हुई है लेकिन H2SO4 की नॉर्मेलिटी दी हुई है। तो पहला स्टेप, HCl से H प्लस के ग्राम इक्विवेलेंस निकालते हैं। फॉर्मूला है वॉल्यूम इंटू मोलारिटी इंटू एन फैक्टर। एन फैक्टर ऑफ HCl इक्वल टू 1 होता है क्योंकि एक ही H प्लस देता है। तो 2 × 1 × 1 इक्वल्स 2 ग्राम इक्विवेलेंस H प्लस। अब दूसरा स्टेप, H2SO4 के लिए नॉर्मेलिटी दी है तो एन फैक्टर ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है, इसलिए दोबारा मल्टीप्लाई नहीं करते। फॉर्मूला होगा वॉल्यूम इंटू नॉर्मेलिटी मतलब 4 × 2 इक्वल्स 8 ग्राम इक्विवेलेंस H प्लस। अब टोटल ग्राम इक्विवेलेंस होंगे 2 + 8 यानी 10। टोटल वॉल्यूम होगा 2 + 4 यानी 6 लीटर। अब फाइनल नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला लगाते हैं, टोटल ग्राम इक्विवेलेंस डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, तो 10/6 n आएगा। लेकिन क्वेश्चन ने मोलारिटी पूछी है, नॉर्मेलिटी नहीं। तो अब फॉर्मूला लगाएंगे मोलारिटी इक्वल्स नॉर्मेलिटी डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। H प्लस का एन फैक्टर 1 होता है, तो 10/6 डिवाइडेड बाय 1, फाइनल आंसर होता है 10/6m। यही इसका फाइनल आंसर है। समझते हैं। 1 लीटर ऑफ 2m NaOH को 2 लीटर ऑफ 1m CaCl2 के साथ मिक्स किया गया है और हमें 3 आयंस की मोलारिटी निकालनी है, Cl, Na प्लस और Ca2+। अब ध्यान से देखना, पहले सॉल्यूशंस को आयंस में तोड़ते हैं। NaCl देता है Na प्लस और Cl माइनस, और CaCl2 देता है Ca2 प्लस और 2Cl माइनस। तो यहाँ Cl कॉमन आयन है, Na प्लस और Ca2+ नॉन कॉमन आयंस है। अब पहले कॉमन आयन Cl निकालते हैं। फॉर्मूला है वॉल्यूम इंटू मोलारिटी इंटू एन फैक्टर। NaCl से आएगा 1 × 2 × 1 यानी 2 ग्राम इक्विवेलेंस। CaCl2 से आएगा 2 × 1 × 2 यानी 4। टोटल हो गया 2 + 4 यानी 6। टोटल वॉल्यूम इक्वल टू 1 + 2 यानी 3 लीटर्स। तो नॉर्मेलिटी हुई 6/3 यानी 2n, और Cl का n फैक्टर 1 होता है तो मोलारिटी इक्वल्स 2/1 यानी 2m। तो m ऑफ Cl इक्वल्स 2m।
अब आते हैं Na+ पे, जो कि नॉन कॉमन आयन है। ये सिर्फ NaCl से आया है, इसलिए इसके ग्राम इक्विवेलेंट ऐड नहीं होंगे, सिर्फ उतने ही रहेंगे जितने NaCl से आए थे, यानी 2। अब टोटल वॉल्यूम 3 लीटर हो चुका है, तो नॉर्मेलिटी हुई 2/3n, और n फैक्टर 1 होने की वजह से मोलारिटी भी 2/3m हुई। अब Ca2+ देखो, ये भी नॉन कॉमन है, तो ग्राम इक्विवेलेंट ऐड नहीं होंगे, लेकिन वॉल्यूम बढ़ जाएगा। यहाँ n फैक्टर 2 होता है, वॉल्यूम इंटू मोलारिटी इंटू n फैक्टर, यानी 2 इंटू 1 इंटू 2 इक्वल्स 4। टोटल वॉल्यूम 3 लीटर, तो नॉर्मेलिटी हुई 4/3n। अब मोलारिटी निकालने के लिए n फैक्टर 2 से डिवाइड करेंगे, तो नेगी वो 4/3 यानी 2/3m। तो फाइनल याद रखने वाली बात, कॉमन आयन हो तो ग्राम इक्विवेलेंट ऐड करो फिर डिवाइड करो, नॉन कॉमन आयन हो तो ऐड मत करो, सिर्फ टोटल वॉल्यूम से डिवाइड करो। ये कॉन्सेप्ट ढंग से बैठ गया तो इस चैप्टर के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस आराम से हो जाएंगे। वॉल्यूम बताता है, mass नहीं। इसलिए molarity, normality, percentage by volume और percentage by strength जैसे terms temperature पर depend करते हैं। Mass-based terms जैसे molality, mole fraction और percentage by mass temperature से नहीं बताते। CDC trick यह है, जहाँ volume decay समझो temperature से बदलेगा, जहाँ mass हो वहाँ change नहीं होगा।